नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का करंट अफेयर जो कि 15 फरवरी का है वो लेकर आ गया हूं मैं, और देखते हैं आज न्यूज क्या है। आज न्यूज थोड़ी सी ज्यादा है, एक्चुअल में कुछ चीजें कवर करनी थी तो उनको मैंने कवर किया है और आपको मैं बताता चला जाऊंगा कि उसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है और कौन सी चीजें आप काट दो, मतलब उनको ध्यान में नहीं भी रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स पढ़ा कैसे जाए। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको देखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ। और यकीन मानो दोस्तों, जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट होगा ना तो एक भी न्यूज नहीं छूटेगी और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आ नहीं रहा होगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है करंट अफेयर्स पढ़ाने का, मैं काफी सालों तक खुद करंट अफेयर्स भी पढ़ता रहा हूं और काफी एग्जाम्स मैंने देखे हैं कैसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो वो सारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ आप। तो चलते हैं, आज पहली न्यूज कौन सी है देखते हैं। पहली न्यूज हमारी 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के समापन से है। आप देख रहे हैं कि ये लोकसभा है, आप समझते ही हैं लोकसभा क्या होता है। संसद के दो सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, यानी कि वो ऊपर की ओर आता है, क्योंकि उसमें जो भी सदस्य आते हैं वो थोड़ा सा वीआईपी कल्चर्स वाले होते हैं, और जो हमारा लोकसभा होता है इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग आते हैं। तो 16वीं लोकसभा जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की थी, तो ये जो थी इसमें 543 सीटों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 543 यानी 543 सीटों में से 282 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। और इतना अच्छा सीट का इनको रेशियो मिला था कि विपक्ष में कोई नेता बनाने लायक रहा ही नहीं था। संविधान के अनुसार 10% सीट पाने वाले दल के नेता को कम से कम 10% सीट होंगी तो उसको विपक्ष दल का नेता बनाते हैं। तो शुरुआत में जब ये सरकार आई थी तो 2014 में, तो उस टाइम विपक्ष दल का कोई नेता था नहीं, क्योंकि कांग्रेस को भी 10% सीटें नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, यह था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी भाजपा के अलावा, यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा। थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। 16वीं लोकसभा थी, तो आपको जो याद रखने लायक क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या जिस सरकार की ये लोकसभा थी, वो कौन सा था? वो था 16वीं लोकसभा। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के हैं? 15वें हैं। और ये जो लोकसभा अभी भंग हुई है, ये जो लोकसभा भंग नहीं सॉरी समापन हो गया है, इसके सत्र पूरे खत्म हो गए हैं और अब इसके बाद चुनाव होंगे और एक नई लोकसभा का गठन होगा, यानी कि नई सरकार आएगी और उसका गठन होगा। फिलहाल आज की डेट में जो विपक्ष के नेता हैं वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के विपक्ष दल के नेता हैं। इस लोकसभा की जो अध्यक्षा थी वो थी सुमित्रा महाजन जी, और जो इसके उपसभापति थे वो थे आपके जो उपाध्यक्ष थे, यानी कि उपसभापति वो थे एमबी थुरई। ये अन्ना द्रमुक पार्टी से आते हैं एमबी थुरई, तो ये आपके उपसभापति थे। उम्मीद है कि आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए कि कौन सी लोकसभा थी? 16वीं लोकसभा थी। 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 12 फरवरी को वित्त विधेयक मतलब कि जो सरकार के खर्चों वाले, सरकार को जो खर्चों की जरूरत पड़ती है, जो सरकार चलाने के लिए जो खर्चों की जरूरत पड़ती है, उस विधेयक को पारित करते हुए, और ये 12 फरवरी को क्या हो गया है? ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मौजूदा सत्र के दौरान राज्यसभा में मात्र केवल 2 विधेयक पारित हुए थे। तो ये आपका जो लोकसभा है ये अब खत्म हो गई है। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। क्या? कौन सी लोकसभा थी? 16वीं। प्रधानमंत्री कौन थे? 15वें। अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन जी। और आपकी जो उपसभापति हैं वो कौन है? एमबी थुरई। आगे एक महोत्सव कह रहा हूं, एक कार्यक्रम है यूथ कॉन, क्रेडाई का यूथ कॉन। क्रेडाई का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो आपका ये CREDAI है, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो रियल एस्टेट का ये एसोसिएशन है और जिसका मुख्य विषय है अगली पीढ़ी। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है, एक तालकटोरे स्टेडियम में क्रेडाई यूथ कॉन को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसमें रियल एस्टेट के निर्माताओं और डेवलपरों को अगली पीढ़ी को समुचित जानकारी देना, उनके दृष्टिकोण को साझा करना था। 1999 में CRDAI की स्थापना हुई थी और देश के 200 से अधिक शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। तो अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं तो ये 13 और 14 फरवरी को मनाया गया है।
तो अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं तो आपको जो भी शिकायतें वगैरह देनी है उसको प्रचारित करने वाला जो मंच है आपका, वो आपका यूथकॉन 19 बनाया गया है। और यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि CARDAI यूथकॉन ये कहां आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यूथकॉन 19 कहां आयोजित किया गया था, यूथकॉन 19 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये रियल एस्टेट डेवलपर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगली न्यूज की बात करते हैं। अगला न्यूज देखिए कहां से आ रहा है। अगला न्यूज है मैथिली से। मैथिली एक भाषा है जिसको संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची हमारी जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है। जब हमारा संविधान बना था तो 12 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, सॉरी 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी यानी कि 14 लैंग्वेज थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें जोड़ जोड़ के कितनी भाषाएं बना दी गई हैं, 22 भाषाएं बना दी गई हैं। सबसे आखिर में 2003 में संविधान संशोधन हुआ था। 92nd वाले अमेंडमेंट में क्या किया गया, 4 भाषाओं को, जिसमें से मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, फिर से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। तो अब जो हमारे पास संविधान के हिसाब से भाषाएं हैं, यानी संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है, 22 भाषाओं को मान्यताएं दी हुई है। मैथिली की अगर बात करें तो ये मैथिली बेसिकली आपकी बंगाल, असम, उड़ीसा और आपका ये पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं वहां थोड़ा थोड़ा सा बोला जाता है। सबसे बड़ी जो इसके जुड़ी हुई न्यूज है वो है कि प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैथिली लैंग्वेज एंड इट्स स्क्रिप्ट। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने MHRD यानी कि आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी कि आप ऐसा करो कि मैथिली भाषा को बचाओ। अगर मैथिली भाषा को नहीं बचाओगे तो पिछली एक सदी से मिथिलाक्षर के प्रयोग में कमी आती रही है और इस प्रकार हमारी संस्कृति का एक अंश विलुप्त होता चला जा रहा है। यानी ये इतना कम प्रयोग की जा रही है, हो सकता है कि आगे आपको ये देखने को ही ना मिले। तो मैथिली का जो नाम आया है वो मिथिला से आया है, और मिथिला तो आप समझ ही रहे होंगे कि मिथिला से क्या रिलेशन है। तो यहां पर आपको जो याद रखना है कि अभी हाल ही में किस भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समिति गठित की गई थी, तो वो आंसर होगा आपका मैथिली। बाकी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि मैथिली को संविधान में एक संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। और इसको कब ये दर्जा मिला था, ये इसको मिला था कि 19th अमेंडमेंट यानी कि 92वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। मैथिली के साथ 4 भाषाएं थी और वो कौन सी हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। हाल ही में किस भाषा के लिए एक समिति गठित की गई थी ताकि उसका प्रोटेक्शन किया जा सके और उसका प्रमोशन भी किया जा सके। मैथिली एक्चुअल में ऐसा बनाया जा रहा है कि मैथिली के लिए भी आप यूनिकोड बना सको। जैसे अभी आप क्या है, आप हिंदी टाइप कर सकते हो लेकिन आप मैथिली टाइप नहीं कर सकते क्योंकि उसका यूनिकोड अभी है नहीं। तो मैथिली का भी यूनिकोड बनाने की सिफारिश की थी इस समिति ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलाक्षर लिपि को सीखने के लिए ऑडियो विजुअल तकनीक की भी विकसित की जाए, ऐसा उन्होंने कहा था कि मिथिला को लोग सीख सकें। यानी कि मिथिलाक्षर का मतलब होता है जो मैथिली में लिखने जाने वाले अक्षर हैं। जैसे हमारी हिंदी में देवनागरी लिपि होता है, वैसे ही मिथिला जो है, मैथिली जो है मिथिलाक्षर लिपि की तरह लिखी जाती है। तो वो मिथिलाक्षर को सीखने के लिए ऑडियो विजुअल तकनीक विकसित करनी चाहिए। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड पर जाते हैं हम लोग। अगली स्लाइड है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक को मंजूरी मिली है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग की। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल सन 1919, सभी को पता होगा कि अमृतसर जिले के एक जगह जलियांवाला बाग है जहां पर बहुत छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए थे और कम से कम हजारों लोग थे, क्योंकि सैयद किचलू और इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी। तो होता क्या है कि 13 अप्रैल को जनरल ओ डायर थे, वो आते हैं और यहाँ पर गोलियां चलवा देते हैं जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। और ये पूरी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। उससे जुड़ी हुई न्यूज क्या है, क्या मतलब है अभी उसका यहां बताने का। तो लोग आपको याद रखना चाहिए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। किसने करवाया था, जनरल ओ डायर ने। तो उनका नाम था जनरल ओ डायर। यहां पर याद रखिएगा, लोकसभा ने यहां पर 13 फरवरी कर लीजिएगा, 13 फरवरी को जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये संशोधन विधेयक है, यानी कि अमेंडमेंट बिल है। यानी पहले से कोई बिल रहा होगा, तो पहले से कौन सा बिल था, पहले जो बिल था वो था राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951। तो इसका नाम आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि किस विधेयक में संशोधन किया गया है, वो है 1951।
इसका मतलब यह है कि अभी तक क्या था कि जलियांवाला बाग का जो भी पार्क वगैरह था, जलियांवाला बाग का जो भी स्मारक है जहां पे ये हत्याकांड हुआ था, वहां पे एक आपका म्यूजियम टाइप का बना दिया गया है, संग्रहालय टाइप का बना दिया गया है। तो उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक का मतलब उसको नेशनल लेवल पे एज ए आपके मॉन्यूमेंट की वो मिली हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय स्मारक का पूरा वो फिगर है, ये दीवार है वो। तो इस संशोधन में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के न्यासी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को, अक्सर अभी ये होता था कि पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हाँ, उसका जो न्यासी यानी ट्रस्टी आप समझते हैं, जब कोई भी स्मारक वगैरह होता है तो उसको संभालने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसको जो घूमने वाले आते हैं तो वहां से जो चंदा वगैरह कलेक्ट होता है, उन सबका जो मैनेजमेंट होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब आप समझ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो जो पार्टी है, अब उसको कर दिया गया कि अब इनको भाई क्यों हक दिया जा रहा है ऐसा, भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्यों ऐसा किया गया। तो ये अब धीरे से हटा के किसको दे दिया गया है, जो अब सरकार में विरोधी दल के नेता होंगे, जहां कोई भी विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता को न्यासी बनाने की बात कही गई है। तो ये अमेंडमेंट किसमें किया गया है, ये अमेंडमेंट किया गया है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में। और क्या अमेंडमेंट किया गया है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी भी याद हो गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा क्या होने वाला है। ये है अशरफ गनी। अफगानिस्तान सरकार ने निर्वाचन आयोग को बर्खास्त कर दिया है। तो अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहां पर जो मुद्रा चलती है वो है अफगानी नाम है उस मुद्रा का, तो अफगानी ही चलती है, यहां पे नाम होगा तो अफगानी। ये है अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के क्या है, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राजनीतिक दलों और नागरिक प्रतिनिधियों को नए आयोग के उम्मीदवार नामित करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, यहाँ चुनाव होने वाले हैं 20 जुलाई को, जो राष्ट्रपति चुनाव है ना, ये है राष्ट्रपति अशरफ गनी। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब निर्वाचन आयोग को फिर से बंद कर दिया है, मतलब पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया है। और बर्खास्त इसलिए क्या है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो निर्वाचन आयोग है वो इस चुनाव में इनके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र वगैरह कर सकता है, और इनका भ्रम था, उनके पास ये अधिकार था, तो इन्होंने उसको पूरा बर्खास्त कर दिया है और तो और नए लोगों को नामित करने के लिए इन्होंने कहा है। तो फिलहाल आपको जो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर बन गया तो वो क्वेश्चन ये है कि निर्वाचन आयोग को बर्खास्त करने वाला अभी हाल ही का राज्य कौन सा है। अगर अभी आजकल का पेपर आप देने जा रहे होंगे या फिर अगर आप 1 महीने बाद का पेपर देने जा रहे हो तो हो सकता है कि कहीं ये पूछ ले। तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी, क्योंकि ये बड़ा मूवमेंट है और जब भी ऐसा मूवमेंट होता है, अफगानिस्तान काफी समय से युद्धों में घिरा हुआ है, तालिबान से थोड़ा सा त्रस्त है, तालिबान के जो लड़ाके हैं वो वहां पे थोड़ा सा हिंसा वगैरह करते रहते हैं। तो अशरफ गनी जो हैं वो थोड़ा सा इसको दूर करने के प्रयास में थे और कोशिश की, इन्होंने काफी अच्छी सरकार चलाई और काफी समय तक अमेरिका के साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाए, लेकिन अब हमें वहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी, और ऐसा देश कौन सा है जिसने अभी हाल ही में अपने निर्वाचन आयोग को बर्खास्त कर दिया। निर्वाचन आयोग से आप समझते हैं, जी हाँ, वो जो इलेक्शन कमीशन होता है उसी को निर्वाचन आयोग कहते हैं, जो इलेक्शन करवाता है। अगली जानकारी है गिव इट अप कैंपेन से। एक्चुअल में एक आंकड़ा अभी जारी किया गया है कि भारत में लगभग जो आप समझते हो कि 125 करोड़ की आबादी है, यानी 1,25,00,000 लोगों की आबादी है। तो अगर और ज्यादा भी हो गई होगी अब तो उसमें से 1.04 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं ने अब स्वेच्छा से गिव इट अप कर दिया है। तो ये आंकड़ा अभी हाल में आया है, इसलिए इस आंकड़े को थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में 1.04 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपनी जो एलपीजी की सब्सिडी होती है, आप सभी समझते होंगे एलपीजी में क्या होता है कि कुछ सब्सिडी मिलती है। अगर सिलेंडर 600 रुपए का है तो 200 या 300 रुपए आपको सब्सिडी मिलती है, 400 रुपए आपको देने पड़ते हैं और फिर वो आपके अकाउंट में आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि जो गिव इट सब्सिडी का अभियान था, तो गिव इट अप किससे रिलेटेड है, गिव इट अप आपके एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड है। और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि 27 मार्च 2015 को गिव इट अप अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान को ऊर्जा केंद्रित वार्षिक शिखर सम्मेलन ऊर्जा संगम 2015 के अवसर पर शुरू किया गया था। तो ये आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखना होगा, जरा सा याद रखना है, केवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि गिव इट अप ये किससे संबंधित है। गिव इट अप आपका एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है। तो एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए किया गया है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन। अभी हाल ही में अक्षय पात्र क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अक्षय पात्र जो है ये बेंगलोर की एक संस्था है और ये एक एनजीओ है जो सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना में सरकार के साथ काम करता है। यानी कि लोगों को, जो बच्चे मिड डे मील पाते हैं, मिड डे मील की शुरुआत 1995 से की गई थी, यानी कि जब से ये मिड डे मील चल रहा है उस योजना के बारे में बात किया गया। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या करता है, उनकी मदद करता है। अभी अक्षय पात्र फाउंडेशन को न्यूज मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एनजीओ के साथ 300 अरबी
अरबवीं 300 अरबवीं थाली परती है। यानी अब तक ये मिड डे मील जो चला रहे थे अक्षय पात्र फाउंडेशन वाले, वो 300 अरब लोगों को खाना खिला चुके हैं या 300 अरब बार भोजन को प्रोड्यूस कर चुके हैं, भोजन को प्रस्तुत कर चुके हैं। तो फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अक्षय पात्र फाउंडेशन एक एनजीओ है जो सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना में सरकार के साथ काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और यह फाउंडेशन 12 राज्यों के 14,702 स्कूलों में 10,60,000 बच्चों को खाना उपलब्ध कराता है। तो बहुत बड़ा एनजीओ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अक्षय पात्र का संबंध किससे? अक्षय पात्र का संबंध मिड डे मील से है। किससे संबंध है? मिड डे मील से। तो ये भी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए मैं इसको लेके आया हूं और ये बेंगलोर से अपना ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। आगे बात करते हैं डीआरडीओ की। देखिए डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये आपकी भारत की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक संस्थान है जो आपका क्या करता है, जो आपके लिए हथियार के जो भी हमारी सेना है उनके लिए हथियार वगैरह का डेवलपमेंट करता है। तो फिलहाल अभी इन्होंने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है जो है डेयर टू ड्रीम। तो डेयर टू ड्रीम का क्या संबंध है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक्चुअल में यहां पर इन्होंने कुछ इंडिविजुअल हो या कोई आप स्टार्टअप है, जो भी आप कंपनी वगैरह अगर आपके पास है तो आप ऐसा कर सकते हो कि भारत की रक्षा से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के लिए कुछ चीजें आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक डेयर टू ड्रीम नामक एक प्रतियोगिता चलाई है जिसमें स्टार्टअप कंपनियों और व्यक्तियों को रक्षा एवं अंतरिक्ष से संबंधित नई नई तकनीकी के आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें 5 पुरस्कार हैं जो 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये डीआरडीओ का जो है वो है डेयर टू ड्रीम। आप थोड़ा सा डी वगैरह लेके चीजों को समझ सकते हो कि यहां पर डी जो है वो डी से जो संबंध है वो डीआरडीओ से है। अभी जो है जीएस सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के आपके चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी के पद पर हैं। तो डीआरडीओ के ये चेयरमैन हैं इस टाइम, वो कौन है? जीएस सतीश रेड्डी। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, जीएस सतीश रेड्डी क्या है? सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन है। तो सेक्रेटरी और चेयरमैन एक यहाँ पर एक ही पोस्ट पर हैं। और अभी हमारी रक्षा मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण। आगे चलते हैं। सारथी संदेश वाहिनी, ये जो न्यूज है ये उत्तर प्रदेश सरकार से है और आपको ये नाम याद रखना होगा कि सारथी संदेश वाहिनी क्या है। सारथी संदेश वाहिनी एक समझ लो एक व्हीकल टाइप का है जिसके अंदर वीडियो वगैरह चलेंगे और वाहिनी नामक एक अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार नियोजन के लिए। आप समझ रहे हैं, परिवार नियोजन के लिए यानी फैमिली प्लानिंग के लिए इसमें संदेश दिया जाएगा। सारथी संदेश वाहिनी अभियान आरंभ किया है। यह वाहन विभिन्न डॉक्यूमेंट्री तथा फिल्मों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देंगे। तो ये जो योजना है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सारथी संदेश वाहिनी का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से। कौन सा प्रदेश इसको चला रहा है? उत्तर प्रदेश चला रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आप सभी जानते होंगे, लखनऊ। अगली न्यूज है नीति आयोग से। नीति आयोग 1 जनवरी 2005 को फॉर्म किया गया था। 1 जनवरी 2015 को, सॉरी 1 जनवरी 2015 को फॉर्म बनाया गया था और ये एक असंवैधानिक निकाय है कि मतलब ये संविधान में नहीं था लेकिन इसको बाद में बनाया गया है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिलहाल इनके जो सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम सरकार की योजनाओं और 5 ईयर प्लानिंग के लिए उनको सजेशन वगैरह देना है, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों के बारे में काम करना है। तो अमिताभ कांत इनके सीईओ हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके इसको बनाया गया था और इसका दूसरा नाम भी है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का ही दूसरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को इसको फॉर्म किया गया था। और अब ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये असंवैधानिक निकाय है यानी कि इसको संविधान से द्वारा नहीं बनाया गया था, इसको विधेयक के पारित करके बना लिया गया और ये योजना आयोग को समाप्त करके बनाया था। इसका काम सरकार की योजना को कार्यान्वयन करना एवं सरकार की योजनाओं में मदद करना है। फिलहाल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस नवीनतम भागीदारी के तहत नीति आयोग ने शिक्षा में प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए MSDF के साथ, MSDF क्या है? MSDF है माइकल और सुसान
डेल फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए उन सुधारों को दस्तावेजीकरण करेगा, यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन करेगा प्रॉपर तरीके से। ये फाउंडेशन कौन सा है? माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए उन सुधारों का डॉक्यूमेंटेशन करेगा जिसमें शिक्षा में प्रणालीगत सुधारों की शुरुआत हुई है। पिछले वर्ष के दौरान इन सुधारों के शिक्षा परिणामों में सुधार आना शुरू हुआ है। देखिए एक्चुअल में क्या है, जब चीजों के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले साल हम कहां थे और इस साल हम कहां पहुंचेंगे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन करेगा? आपका ये माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन करेगा। और इसके लिए नीति आयोग ने इसको थोड़ा सा इनके साथ क्या किया है, एक आशय पत्रक पर हस्ताक्षर किए, आप कह सकते हैं MOU साइन किया है। तो शिक्षा के प्रणाली के सुधार के प्रभाव में मूल्यांकन का अध्ययन तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाएगा। एक सतत परीक्षा शिक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए समन्वित और सतत प्रयासों के साथ साथ शैक्षिक तथा प्रशासन दोनों सुधारों की जरूरत है। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर नीति आयोग ने किसके साथ हाथ मिलाया है, वो है MSDF। ये एक फाउंडेशन है जो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। आगे चलते हैं, बाकी की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक इंटरनेशनल न्यूज है, भारत और फिनलैंड बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमत। क्वेश्चन कैसा बन सकता है? अभी हाल ही में भारत और फिनलैंड किस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सहमत हुए हैं? तो ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा इन चीजों के बारे में कि भारत और फिनलैंड किस मुद्दे के ऊपर एक दूसरे के साथ सहमत हुए हैं। और अगर मैं फिनलैंड आपको दिखाना चाहूं तो यहां दिखा सकता हूं, ये है आपका फिनलैंड और इसके ऊपर आपका नॉर्वे है और ये आपका स्वीडन है, इसके बगल में स्वीडन है। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है, ये इधर से यूरोप शुरू हो जाता है, ये पूरा यूरोप का ही पार्ट है पूरा। तो ये यूरोपियन कंट्री है, इसलिए इसका जो मुद्रा है वो यूरो है, यहाँ पे यूरो चलती है। और भारत और फिनलैंड ने एक MOU पर हस्ताक्षर करी है, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमत हुए हैं। हस्ताक्षरित MOU के तहत पृथ्वी के सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग से जुड़ी संभावनाओं की तलाश को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत और फिनलैंड ने किस चीज के लिए समझौता किया है, और वो है बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग के लिए सहमत हुए हैं। तो भारत में जो ये अंतरिक्ष वाला पूरा कार्यक्रम संभालता है वो कौन सा है? इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में है। और इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो जो है वो भारत के कई सारे लगभग अब तक 77 से अधिक सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। और इसके जो इस टाइम आपके प्रेसिडेंट हैं यानी कि अध्यक्ष हैं वो है के सिवान इस टाइम इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। और एक आपने सुना होगा नाम, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक है सुपार्को। ये पाकिस्तानी एजेंसी है सुपार्को, यानी कि ये पाकिस्तान की स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सुपार्को का गठन हुआ था 1961 में, और जबकि आपका जो ये आपका इसरो है इसका गठन हो गया था 1969 में। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले गठित हुई थी, सुपार्को पहले गठित हुई थी, लेकिन हमारा इसरो उससे कहीं आगे है। जहां सुपार्को अभी तक केवल 2 सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है, वो भी किसी दूसरे देशों की मदद से, वहां इसरो ने खुद अकेले 77 से अधिक सैटेलाइट अरेंज की है। आपको पता है कि इसरो का 40 दिन का जो खर्चा है, 40 सालों का जो खर्चा है, पिछले 40 साल का जो भी खर्चा है, वो नासा के किसी भी एक प्रोजेक्ट का आधा है। नासा का कोई भी एक प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी आप एक प्रोजेक्ट उठा लो उसका आधा होगा, जो सबसे मिनिमम वाला प्रोजेक्ट होगा ना उनका, उसका आधा है। तो सोच लीजिए हम कितने कम में काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए इसरो को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए आपको। आगे चलते हैं हम लोग, ये जानकारी आपको समझ में आ गई वो भारत और फिनलैंड ने किस पे समझौता किया है, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2 योजनाएं हैं मेरे पास, एक है कुसुम योजना और एक है कामुती सौर ऊर्जा परियोजना, तमिलनाडु के कामुती में। तमिलनाडु में एक जिला है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम में एक जगह है और उसका नाम है कामुती। क्यों इसको मैं नाम ले रहा हूं? ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है क्षमता के मुताबिक। अगर आप देखें तो इसकी क्षमता जो है वो है 648 मेगावाट। 648 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है ये सोलर प्लांट है। और ये कहां पर है? ये है भारत के तमिलनाडु के कामुती में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे पास 10 एकड़ में फैला हुआ है, लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। और इसको जो डेवलप किया है वो किया है अडानी पावर्स लिमिटेड ने। अडानी पावर्स लिमिटेड ने, ठीक है। इससे पहले टोपाज था जो 580 किलोवाट मेगावाट बिजली पैदा करता था। टोपाज आपका कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में है। तो फिलहाल अभी आपको ये याद रखना चाहिए कामुती सौर ऊर्जा परियोजना क्या है। कामुती सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु के जिले में एक सोलर पावर प्लांट है जो 648 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। 2016 में इसे बना लिया गया था। अब मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ कि अभी हाल ही में कुसुम योजना का क्या किया जा रहा है,
प्रसार किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करते हैं, यानी कि जो आपके नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है ये प्रधानमंत्री के पास है। तो इसका जो भी काम धाम देखना है वो प्रधानमंत्री जी देखते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी देखते हैं। कुसुम योजना क्या है? कुसुम योजना ये है कि भारत में खेती जो है वो पानी के पर निर्भर है। भारत में जो खेती है वो किस पर निर्भर है? पानी। तो पानी के लिए किसान करता क्या है? पानी के लिए किसान इंजन लगाता है, ट्यूबवेल लगाता है। अब ये हो रहा है कि उसके लिए बिजली चाहिए होती है। अब ये है कि इस योजना के तहत लोग अपना सोलर प्लांट लगाएंगे अपने अपने खेतों में, और उस बिजली से जो भी बिजली बनेगी उससे अपनी खेतों की सिंचाई कर पाएंगे, जिससे उन्हें बिजली के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जो बिजली खर्च होती है उसमें उनको पैसा जाता था, अब उनको कोई पैसा भी नहीं जाएगा। सरकार क्या करेगी? 10% जो होगा आपको 10% आपको लगाना होगा, बाकी का सारा पैसा सरकार लोन के जरिए आपको देगी। अब इसे आप कर क्या सकते हो कि मान लो कोई किसान है वो अपने यहाँ सोलर प्लांट लगा लेता है, तो सोलर प्लांट यानी सौर ऊर्जा लगा ली, तो उससे जो बिजली बनेगी वो ग्रिड को आप बेच भी सकते हो, तो आमदनी भी कर सकते हो। तो इस तरह की ये योजना सरकार ने चलाई है। कुसुम योजना किससे संबंधित है? कुसुम योजना सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर दोनों योजनाएं एक साथ थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कुसुम योजना क्या है और ये कामुथी परियोजना क्या है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।